वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही है। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप रिटर्न हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अब इसका पूरी दुनिया और भारत के लिए क्या मायना है, उस पर बातचीत हो रही है। ब्रेक से पहले काफ़ी सारी बातचीत की। अब इस बातचीत को थोड़ा एक बार फिर से अमेरिका की तरफ मोड़ते हैं और पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की इस पर बात करते हैं। आनंद साहब, तो वो कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जा रहा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि अब अमेरिका अपने गोल्डन ईरा में एंटर कर गया है। क्या जो पिछले 4 साल थे तब भी उन्होंने यही बातें कही थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तब कितना अमेरिका बदला, अब कितना बदलेगा, क्या परिवर्तन आया? ये सिर्फ चुनावी वादे हैं या सच में कुछ परिवर्तन वहां के लोगों को महसूस हो रहा है? विपिन जी, सबसे पहले हमको इस बात को समझना होगा कि सिर्फ अमेरिका के अंदर ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स फॉर अमेरिकन्स ही एक मुद्दा नहीं है। इस वक्त हर मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर भी मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उस बात के ऊपर अगर हम देखें तो इसमें कोई गलत नहीं है ये कहना कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग जॉब जो है वो अमेरिका में ही रहनी चाहिए। दूसरा, आपने सवाल किया कि पहले उनके काल में और में क्या हुआ। अगर आप देखिए उस वक्त एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा देखिए, जॉब्स का आंकड़ा देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स का देखिए, तो उस वक्त जो है काफ़ी तरक्की हुई थी उस एरिया के अंदर। ये अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया तो उसमें थोड़ा-सा कोविड के टाइम में थोड़ा झटका लगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी देखिए तो ट्रंप के पहले काल के अंदर अमेरिका में जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है, तो कुछ हद तक वो जो स्लोगन था वो कामयाब रहा इन रियलिटी में। और जहाँ तक आपके पैनलिस्ट ने बात की, टैरिफ की बात की, तो टैरिफ पे भी डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टैंड है वो ये है कि ये रेसिप्रोकल बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि अभी तक बिकॉज़ ऑफ दिस डब्ल्यूटीओ डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, जो उस वक़्त जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी और डब्ल्यूटीओ में हुई, वो आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई हैं। वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं रही हैं और वो कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रेड बेनिफिट, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, इन चीज़ों का अननेसेसरी फ़ायदा उठा रही हैं। तो उस मुद्दे को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चाहे वो नाफ्टा हो, ये सिर्फ़ चाइना और इंडिया का इश्यू नहीं है। अगर आप नाफ्टा में भी देखिए, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पोज़ीशन रही है, वो ये रही है कि नाफ्टा जो है, वो एग्रीमेंट जो बिल क्लिंटन ने साइन किया था, वो अमेरिकन्स के हित में नहीं रहा। ऐसे ही जैसे श्रीकांत जी ने बताया कि इंडिया को टैरिफ के ऊपर इतना मेरे हिसाब से वरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में वो ज़्यादातर प्रोफेशनल्स का है, आईटी के बिजनेस का है। जो ज़्यादातर टैरिफ का मुद्दा आता है वो मुद्दा आता है जब आप मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, या ट्रेड एक्टिविटीज में जहाँ पे गुड्स होती हैं, सर्विस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जहाँ तक बात आई कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के युद्ध में कुछ मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मेरा उसमें अपना ख्याल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली जो है एक बिजनेसमैन है और उनकी सबसे बड़ी जो खूबी रही है अभी तक अपने बिजनेस के अंदर, वो नेगोशिएशन सक्सेसफुल एक नेगोशिएटर रहे हैं। आर्ट ऑफ डील अगर हम उनकी देखें तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से इसमें मुझे कोई अचंभा नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर पुतिन के साथ कोई ऐसी डील बना लेते हैं जिसमें वार रोकी जा सके। अभी एक बॉब वुडर की किताब आई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ड्यूरिंग कोविड टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेटली कोविड वैक्सीन जो है वो पुतिन को भेजी थी और पुतिन के साथ वो डायरेक्टली ऑनलाइन जो है इन टच रहे थे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की हेल्प कर सकते हैं कोविड के टाइम में, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इन रिटर्न अब वो जब प्रेसिडेंट बने हैं तो पुतिन के साथ कोई ऐसा डील बनाएं शायद हो सकता जिससे है, कि आप सही यूक्रेन कह रहे हो, में। क्योंकि पुतिन साहब का बयान भी आ गया है और उन्होंने खुशी भी जताई है और उनका वेलकम भी किया है और ये भी कहा है कि हम साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। तो एक इशारा तो उन्होंने कर ही दिया है। अरुण जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी अपना जो चुनाव मतलब जीत वाला भाषण था, विक्ट्री स्पीच थी, उसमें बोला कि आई एम हियर टू स्टॉप वॉर नाउ, वॉर करने के लिए नहीं आ रहा हूं। पुतिन साहब का भी उधर से संदेशा आ गया। क्या हम माने कि अब कुछ और नेतन्याहू के साथ उनके संबंध कैसे हैं वो भी हम सबको पता है। तो जो थोड़ा पिछले 2-3 साल से लगातार सब जगह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसमें वो बंद हो जाएंगे, ये तो एकदम कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक स्थिरता आएगी या थोड़े पॉजिटिव कदम बढ़ेंगे कि वो बंद हों? देखिए, जहां तक रशिया और यूक्रेन के युद्ध का सवाल है, वहां तो संभावना जरूर है।
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के खिलाफ उतना नहीं थे जितना कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, और यूक्रेन के नेताओं को भी उन्होंने बहुत ज्यादा समर्थन नहीं दिया था। तो ये संभव है और उनके पास राजनीतिक क्षमता है कि वो इस युद्ध को बंद करने के लिए काम कर सके। तो हो सकता है कि एक्टिव फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं उसको बंद करने की संभावना है, लेकिन जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना अभी संभव नहीं है। लेकिन जब वो ये कोशिश करेंगे, उनको ये भी देखना होगा कि इसका यूरोप में क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि यूरोप में जो देश है वो भी अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, और खासकर पोलैंड, चेक रिपब्लिक, जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, फिनलैंड, स्वीडन, वहां ये परेशानी है कि अगर पुतिन को अकोमोडेट किया जाता है अभी जो हो रहा है यूक्रेन में, तो उसके बाद क्या मामला स्थिर हो जाएगा या पुतिन उसके बाद और भी आगे बढ़ेंगे। तो किसी तरह अमेरिका को, जो यूरोप के देश है, उनको इसके बारे में रीअश्योर करना होगा। पर अगर वो ये कर पाते हैं तो जरूर रशिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसको एक्टिव फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को बंद करने के लिए उनमें राजनीतिक क्षमता रहेगी। लेकिन जहां तक वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, वहां उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू को चाहिए कि अपना काम पूरा करें। पहले भी उन्होंने इजराइल का पूरा समर्थन दिया था। जो यूएस की एम्बेसी टेल अवीव में थी उसको जेरूसलम में शिफ्ट किया था। उन्होंने गोलन हाइट्स को सॉवरेन इजरायली टेरिटरी करार दे दिया था, जबकि यूएन रेजोल्यूशन के अनुसार वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। तो इस हद तक कि उनका जब पूरा समर्थन है इजराइल के लिए, तो क्या इजराइल युद्ध रोकने के लिए तैयार होगा या गाजा और हिजबुल्लाह में अपना कार्य जारी रखेगा? क्योंकि आपने अभी देखा कि इजराइल प्रधानमंत्री ने उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको अपने पद से हटा दिया है, क्योंकि उनके विचारों में तालमेल नहीं हो रहे थे। लेकिन 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने एब्राहम अकॉर्ड्स कराया था अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में। तो अगर ये इस बात को फिर से सामने ला सकते हैं और अरब कंट्रीज आगे बढ़ने को तैयार है इजराइल के साथ, गाजा या हिजबुल्लाह के साथ जो भी हो रहा है उसके बनिस्बत, तो शायद कुछ संभावना वहां हो सकती है, पर वहां मुश्किल होगा। लेकिन अमेरिका कहे भी कि अगर हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उनको जगह जगह पे चैलेंज किया जाएगा। खासकर चीन उनको चैलेंज करेगा साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, और अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होता है उसको देखने के बाद उस एरिया के जो और देश हैं वो फैसला करेंगे कि वो ज्यादा चीन के साथ जाए या अमेरिका के साथ जाए। तो कहना आसान होता है, उस पर अमल करना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ये भी देखने वाली बातें होंगी। यहाँ पर सुब्रमण्यम साहब, एक क्योंकि हम मार्केट की बात कर रहे थे, आईटी कंपनियों की आज काफी बात हुई कि अब इस नए एडमिनिस्ट्रेशन में उसका क्या होगा, क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है? मतलब देखिए, दोनों तरफ की बात है, H1B वीज़ा की बात आती ज़रूर है, लेकिन आपने बताया कि वो किस तरीके से काम करता है। दूसरी तरफ वो वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की बात कर रहे हैं, तो उसके एक अलग इम्प्लीकेशन होंगे। लेकिन कुल मिला के क्या देखें यहाँ से, अगर हम स्पेसिफिकली आईटी कंपनीज की बात करें? देखिए, वही मैं कह रहा था कि हमारी आईटी कंपनीज आज हाई एंड वर्क में है और उनका एक अमेरिकन वर्कर को उतना डिस्प्लेस करने का काम नहीं है, क्योंकि वो स्किल सेट अमेरिका के पास नहीं है। और इसीलिए अमेरिकन कंपनियां जैसे एक्सेंचर है, आईबीएम है, ये भी अपना वर्क को इंडिया में सौंप रहे हैं। तो ये बात ऐसी नहीं है कि खाली इंडियन आईटी कंपनीज अपना काम को इधर से उधर भेज रही है, मगर अमेरिकन आईटी कंपनीज भी इंडिया से अपना काम आउटसोर्स कर रही है। तो ये बात है कि अल्टीमेटली कॉर्पोरेट्स को जहां पे उनको सस्ते में काम मिल रहा है, और ट्रम्प का इमिग्रेशन का जो है, मेरे ख्याल में H1B के ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं होगा जितना उनका मेक्सिको के अंदर जो वॉल बिल्ड करके वो लो एंड इमिग्रेशन के ऊपर, राइट? जरूर कुछ असर होगा H1B पर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मगर उसके तरीके भी है कि नियर शोरिंग करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं। तो बात ये होगी कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग H1B वीजा और अमेरिका में काम करने के बगैर वो काम इंडिया में सौंप के इधर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आज आईटी सेक्टर में, आपने बोला ना, इतना टैरिफ की डर है, फिर भी आज आईटी में इतना बढ़त क्यों आया? क्योंकि मार्केट यही देख रही है कि अगर अमेरिकन कंपनियों की फ्यूचर अच्छी होगी तो वो भी ज्यादा आईटी परचेसिंग करेंगी, राइट? सेकंड थिंग, तो सुनील जी, लगे हाथों ये भी बता दीजिए कि अब यहाँ से जो हमारे निवेशक हैं आने वाले दिनों में कैसे देखें शेयर मार्केट को, क्या रुख रहने वाला है? देखिए, शेयर मार्केट बात है कि पहले की रिस्क ऑन का सेंटीमेंट आ गया है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी जो थी वो खत्म हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा ना
कि ट्रम्प ऑयल पंप करेंगे और ओवरऑल तेल का दाम गिरेगा, तो ओवरऑल इंडिया में जो भी तेल के इंपोर्ट के जो भी इंडस्ट्रीज है उनको बेनिफिट आएगा, लाइक पेंट इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, जो भी है। तीसरी बात यह है कि FIIs के लिए भी अब वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गया, और वो जो अब तक पिछले 2-3 महीने में थोड़ा इंडिया का पैसा चाइना में चले जा रहा था, शायद चाइना के ऊपर एक नेगेटिव सेंटिमेंट के कारण FII की वापसी हम देख सकते हैं। इसलिए मैं ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छी सिचुएशन देख रहा हूँ। और फाइनल पॉइंट मैं कहूंगा कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं मानता हूँ स्वाति जी की बात की अब तक PLI खाली एप्पल की और उसी में दिख रहा है, बाकी में नहीं दिखा, मगर ये बात याद रखिए कि PLI में हम MNCs को इनवाइट करेंगे, अमेरिकन MNCs यहाँ आकर अपना कारखाना लगाएंगे, तो नेचुरली मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। और अमेरिकन कंपनियों के लिए इंडिया का सबसे ज्यादा 380 मिलियन का मिडिल क्लास है, इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिकन हाई एंड गुड्स के लिए। और फाइनली अमेरिका इंडिया के साथ खाली एक तरफा नहीं देखेगी, इंडिया बिगेस्ट बायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम अमेरिका, तो अमेरिका की दिग्गज डिफेंस कंपनियां हैं, वो भी इंडियन मार्केट को देखते हुए शायद इधर आके अपना कारखाना सेट करेगी। तो ओवरऑल माहौल मैं पॉजिटिव समझ रहा हूँ, और लोगों को जो भी उन्होंने मेंटेन किया है अपनी इन्वेस्टमेंट की रणनीति, उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगले दिन में ये अनसर्टेनिटी के बाद इंडियन मार्केट की आउटलुक भी अच्छी में बदल जी। ठीक है सर, क्विकली शिवकांत जी, अब जब दूसरी बार आए हैं ट्रंप साहब, 78 साल के हो चुके हैं और अमेरिका के लिहाज से भी ये उनका आखिरी टर्म है, क्या वो उसमें अपनी एक अलग छाप छोड़ना चाहेंगे, एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे कुछ अलग छवि प्रस्तुत करना चाहेंगे, या फिर उनका जैसा मस्त मौला नेचर है उसी तरह से अगले 3-4 साल हम निकलते हुए देखेंगे? क्या क्या अंतर दिख सकता है इस बार? देखिए, लॉजिक तो ये कहता है क्योंकि अब उन्हें अगला चुनाव लड़ना नहीं है, इसलिए उनका ध्यान ज़्यादा विदेश नीति पर और व्यापार फैलाने पर होना चाहिए। वो जिस स्वर्णिम युग की बात करते हैं, वो स्वर्णिम युग अमेरिका में तभी आएगा जब एक तो अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो किसी हद तक उसे लौटा सके, और दूसरा विदेश नीति में कहीं न कहीं अपनी छाप छोड़ सकें। और वो छाप जो है वो सीधा सीधा है कि यूक्रेन उसके लिए तड़प रहा है, यूक्रेन में छोड़ें और पश्चिम एशिया में छोड़ें। लेकिन समस्या ये है कि यूक्रेन की तो लड़ाई ही, देखिए, जब तक वो रूस से किसी तरह की गारंटी नहीं लेते तब तक यूक्रेन जो है वो दबाव में भी शांति की बात कैसे मानेगा। उनके तो 1/3 देश पे कब्जा कर रखा है रूस ने, रूस को वापस जाना नहीं है। और ये वही रूस है जिसने यूक्रेन को 90 के दशक में, जब उसके न्यूक्लियर जितना भी आर्सेनल है जो रूस में भेजा गया था, उसके लिए गारंटी दी थी कि हम कभी भी यूक्रेन पे हमला नहीं करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने हमला कर दिया। आज वो पछता रहे हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो हमला ही नहीं होता ना। तो ऐसे देश की किसी भी गारंटी का यूक्रेन के लिए या यूरोप के लिए अर्थ क्या है? और अर्थ नहीं है तो उसको कैसे थोपेंगे? तो बातें बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उसकी व्यावहारिकता में गंभीर संदेह दिखाई दे रहा है। और यही बात पश्चिमी एशिया में है। आप किसी न किसी तरह से इजराइल को मना लेंगे, लेकिन असली मनाना तो फिलिस्तीनियों को है ना। फिलिस्तीनियों के यहाँ उनका दूसरा देश बनेगा नहीं बनेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? ठीक है शिवकांत जी, क्योंकि समय अब बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन चलिए, क्योंकि अमेरिका आज भी जैसी भी स्थिति में हो है तो दुनिया का चौधरी ही, और अगर उसका राष्ट्रपति जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहलाता है, अब उस कुर्सी पर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप आए जो एक अलग ही शख्सियत के इंसान हैं, तो देखना होगा पूरी दुनिया को, भारत भी देखेगा। सबके अपने अपने हित हैं इसमें और सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं कि यहाँ से दुनिया कैसे चलती है, क्योंकि बहुत कुछ घट रहा है इस वक्त दुनिया के अंदर जो पिछले कई सालों में नहीं था। तो उस लिहाज से ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सब कुछ। आगे शायद और मौके आएंगे जब इस तरह की दोबारा बातचीत होगी, अमेरिका, ट्रंप, इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन फिलहाल आज इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।